हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ संकट सफलता की नींव है। दोस्तों, ये किताब उन सबसे प्रेरणादायी पुस्तकों में से एक है जिससे पढ़ लेने के बाद आपके शरीर में जबरदस्त उत्साह और आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ जाएगी। हम हमेशा अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह के संकट का सामना ना करना पड़े। हमारी जिंदगी में जब भी कोई संकट आता है तो हम में से अधिकांश लोग इस संकट से इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है। हम ये सोचते हैं कि संकट में गिर जाना एक तरह से हमारी जिंदगी का अंत है, मगर इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संकट को ही अवसर बना दिया है। संकट को मौके में तब्दील करने का एक ऐसा ही उदाहरण विली जाली की किताब संकट सफलता की नींव है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि संकट आपकी जिंदगी को किस तरह से एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, जिसे पढ़ने के बाद संकट को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। विली जाली, जो कि एक बड़े ही मशहूर वक्ता, एंकर और गायक हैं, उन्होंने किताब संकट सफलता की नींव लिखी है। अपने इस किताब में विली जाली ने खुद अपना उदाहरण देते हुए यह बताया है कि संकट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके सामने हमें घुटने टेक देने चाहिए, बल्कि संकट हमारी और आपकी जिंदगी के लिए एक वरदान की तरह है जिसका यदि सामना कर लिया जाए तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। करना बस इतना है कि संकट के आगे नतमस्तक नहीं होना है, अपितु संकट से अपने इरादों को और मजबूत बनाकर अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करना है जिस पर आगे चलकर हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। विली जाली ने अपनी इस किताब में खुद के अलावा और भी कई मशहूर हस्तियों का उदाहरण दिया है जिन्होंने संकट में ही अपनी सफलता का राज ढूंढ लिया। विली जाली ने अपनी इस किताब में आज की तारीख में बुलंदियों को छू रहे उन हस्तियों की रियल कहानियां भी बताई हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि संकट जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर आप विली जाली की किताब संकट सफलता की नींव को पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत विली जाली की जिंदगी से जुड़ी एक घटना से होती है। विली जाली एक जैज गायक हुआ करते थे और वो वाशिंगटन डीसी में एक न्यूज रूम कैफे में अपना शो किया करते थे। वो इतना अच्छा गाते थे कि इसकी वजह से कैफे में होने वाले शो सुपर हिट हो जाते थे और हाउसफुल रहते थे। इतनी अच्छी तरह से गाने के बावजूद और वाशिंगटन डीसी में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 3 बार जीत लेने के बाद भी विली जाली की जिंदगी में एक रात ऐसा वक्त आया जब उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। विली जाली तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कार्यक्रम के इतने शानदार रहने से और दर्शकों की तरफ से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और साथ ही उनके अनुबंध की अवधि भी बढ़ जाएगी, लेकिन कैफे के मालिक ने उन्हें बुलाकर ये कह दिया कि वो अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या घटाने जा रहे हैं और वो एक नई मशीन लेकर आ रहे हैं। विली जाली की जिंदगी में यह एक बहुत बड़ा संकट था क्योंकि ऐसा होने से उनका खर्चा चलना मुश्किल हो जाता। विली जाली जीवन में आए इस संकट की वजह से कुछ वक्त के लिए हताश हुए और वो बहुत उदास भी हो गए थे। सबसे पहले तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्लब को इतनी लोकप्रियता और इतना अधिक लाभ दिलाने के बावजूद उन्हें नौकरी से हटाकर उनकी जगह एक मशीन को दिया जा रहा था। फिर भी विली जाली ने उस वक्त ये सोच लिया कि अपनी जिंदगी उन्हें खुद ही बदलनी है। इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलकर अब कुछ ऐसा करना है जो उनकी जिंदगी की सूरत ही बदल कर रख दे। अपनी किताब में विली जाली ने इसी घटना में एक और महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि हम अपनी जिंदगी में किस्मत के अच्छे होने का इंतजार करते रहते हैं और इस चक्कर में सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं, लेकिन यदि अपनी खुशकिस्मती की परिभाषा हम खुद बना लें और किसी के द्वारा अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसके द्वारा दिए गए मौके का इंतजार करने के बजाय यदि हम अवसरों को खुद बनाना शुरू कर दें तो फिर कामयाबी झक मारकर हमारी झोली में आकर गिरने शुरू हो जाती है। विली जाली ने संकट से प्रेरणा पाकर यहीं से अपनी जिंदगी की तकदीर खुद से लिखने की शुरुआत कर दी, जिसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि आज विली जाली पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। विली जाली के बस फैसला लेने भर की देर थी कि उन्होंने अपनी योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने एक कॉलेज में काउंसलर की नौकरी पकड़ ली। वहां उन स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थे। धीरे धीरे विली जाली ने स्कूलों में बच्चों को गंदी आदतों से दूर रहने के लिए भाषण देकर प्रेरित करना शुरू कर दिया। इससे उनकी पहचान एक वक्ता के रूप में बढ़ने लगी और उन्हें बहुत से स्कूलों और कॉलेजों के साथ कंपनियों से भी भाषण देने के लिए ऑफर मिलने शुरू हो गए। ये सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उन्हें मोटिवेशन और म्यूजिक टूर
उनका हिस्सा बनने का अवसर भी मिल गया। विली जाली न केवल प्रेरणादायक भाषण देते थे बल्कि बहुत ही सुंदर भी गाते थे। धीरे धीरे विली जाली के प्रयासों ने उन्हें रेडियो और टेलीविजन तक पहुंचा दिया। साथ ही उनकी किताबें और रिकॉर्डिंग्स भी सामने आने लगी। इस तरह से विली जाली अब एक जानी मानी हस्ती बन गए। इस तरह से ये किताब संकट सफलता की नींव है हमें यह बताती है कि भले ही आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या क्यों ना आ जाए जो कि पूरी तरीके से आपको हिलाकर रख दे, या फिर अपनी जिंदगी में आपको कोई ऐसी चीज क्यों ना खोनी पड़े जो कि आपको सबसे प्यारी थी, आपको इन परिस्थितियों को एक कभी न समाप्त होने वाले संकट के रूप में ना लेकर इन्हें नई उम्मीद भरे राह लेकर आने वाले संकट के रूप में देखना चाहिए और अपने प्रयासों के दम पर अपने खुशकिस्मती की तस्वीर खुद से बना लेनी चाहिए। अपनी मानसिकता बनाए रखें, दबाव बनाए रखें, लेकिन दहशत में ना आए, क्योंकि दबाव से हीरे बनते हैं जबकि दहशत से तबाही आती है। पैसे संबंधी चुनौतियां किसी न किसी समय हर एक के जीवन में आती हैं और ये आनंददायक समय तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये बेहद कष्टदायक होता है। जब हम पर कोई आर्थिक विपत्ति आती है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, जैसे आर्थिक मंदी या डिप्रेशन, तो हमारे भीतर नियंत्रण खोने वाली, बेचैन करने वाली भावना आ सकती है जो हमारे संतुलन को डगमगा सकती है। अक्सर नियंत्रण खोने के साथ दबाव और तनाव का स्तर भी बढ़ जाता है। जब आप तंगी में होते हैं और नाउम्मीद होते हैं तो ध्यान को एकाग्रचित करना और एक ऐसा भविष्य देखना मुश्किल होता है जहां पैसों की तंगी ना हो और बिल चुकाना इतना मुश्किल ना हो। ऑथर को अपने फ्रेंड्स की बात बहुत अच्छी लगी। जब पैसा अजीब हरकतें करता है और परिवर्तन अजीब होता है तो दबाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन ये सचमुच अच्छी खबर है कि इस समस्या का एक समाधान है और ये समस्या आपकी सोच से शुरू होता है। ऑथर कठोर आर्थिक दौर के दबाव में रह चुके हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने ये मूल्यवान सबक सीखे कि दबाव दरअसल आपकी जिंदगी में हीरे बना सकता है, लेकिन ये मानसिकता रखना महत्वपूर्ण है कि आप दबाव में कमजोर और कटु बनने के बजाय ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनेंगे। अलग तरह से सोचना शुरू करें, अपने मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक तरीके से सोचें। उस बारे में ना सोचें जिससे आप ना चाहते हो, जिससे आप डरते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पर भी आप सबसे ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित करते हैं वही सबसे मजबूत बनता है। विजेता मानसिकता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी विपत्ति को संपत्ति में बदलने की दिशा में पहला कदम अपनी मानसिकता को बनाना है। ये मानसिकता रखें कि आप किसी भी तरह से कैसे न कैसे भी जीतेंगे और जब धूल छटेगी तब भी आप खड़े नजर आएंगे। तो विपत्तियों को संपत्ति में बदलने की दिशा में पहला कदम सही मानसिकता बनाना है। जिंदगी और कारोबार में जीतने के लिए आपको सही मानसिकता बनानी चाहिए। आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आप अपने आरामदेह दायरा के पार जाने के लिए तैयार हैं। एक बार जब आप सही मानसिकता बना लेते हैं और समर्पित हो जाते हैं तो आपके मन में लक्ष्य की दिशा में तब तक जुटने की इच्छा रहनी चाहिए जब तक कि आप वहां नहीं पहुंच जाते। जीवन में दूसरे लोगों के साथ कतार में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, विकल्पों की तलाश करें। ईसा मसीह ने कहा था, अगर अंधे अंधों का नेतृत्व करते हैं तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। ऑथर लोगों को विकल्प देखने और डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करता है। मुझे लात मारो का साइन बोर्ड अपनी पीठ से उतार दें और ये मानसिकता बना लें कि आप आर्थिक मंदी, डिप्रेशन या किसी दूसरी चीज में इच्छा से सहभागी नहीं बनेंगे और आप ये महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको इच्छुक समूह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, फिर भले ही भीड़ गलत दिशा में ही क्यों ना जा रही हो। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि जीवन इलाके के लिए युद्ध है। जब आप अपने मनचाही चीजों के लिए लड़ना छोड़ देते हैं तो आपको अनचाही चीजें खुद ब खुद मिलने लगती हैं। ये ठान लें कि आप जीवन की मंदियों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, कतार में खड़े नहीं लगेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, रोना नहीं रोएंगे, बल्कि खड़े होकर अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और कभी भी अपने भविष्य या उन अविश्वसनीय संभावनाओं से उम्मीद नहीं हारेंगे जो आपके भीतर छिपी हैं। यदि आप अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलने वाले हैं तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने गर्व के पार निकल जाएं और ये डिसीजन लें कि आप अपने घमंड को अपनी समृद्धि में जहर नहीं घोलने देंगे। हम सबसे आत्मसम्मान और गर्व रखने की उम्मीद की जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंड हमें अपने लक्ष्य और सपने हासिल करने से रोक सकता है। हम सभी में गर्व और आत्मगौरव का कुछ स्तर होता है, लेकिन अगर गर्व पर लगाम न कसी जाए तो ये संसार के प्रति आपके नजरिए को बदल सकता है और सफलता बढ़ाने वाले अवसरों का लाभ लेने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। संकट को आर्थिक सफलता में बदलने के लिए आपको नई सोच और कुछ नए कामों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप वही करते रहते हैं जो आप कर चुके हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। आपको कुछ अलग करना होगा और कुछ चीज़ों को अलग तरीके से करना होगा। अक्सर लोगों को सफलता पाने से जो चीज रोकती है वो उनकी योग्यता नहीं बल्कि उनका घमंड होता है।
उनका दिल क्या कहेगा, इसके बजाय वो इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था? क्या आपने कभी अपना सब कुछ दिया था? क्या आप में अखंडता और चरित्र था? क्या आपने ईश्वर के साथ हुए समझौते का अपना हिस्सा पूरा किया था? क्या आपको याद है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और आप अपने जीवन के साथ जो करते हैं वो आपका ईश्वर को दिया उपहार है। जैसा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर किसी इंसान को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे उसी तरह से सड़क साफ करनी चाहिए जिस तरह से माइकल एंजेलो ने चित्रकारी की थी और शेक्सपियर ने कविता लिखी थी। उससे सड़कें इतनी अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के सभी वासी कहें, यहाँ सड़क साफ करने वाला एक महान व्यक्ति रहता था जिसने अपना काम अच्छी तरह से किया। घमंड को अपनी दौलत की आड़े में न आने दें, घमंड को अपनी समृद्धि में जहर न घोलने दें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको काम करते रहना चाहिए। अक्सर हम घमंड के कारण अटक जाते हैं और अंततः कुछ भी नहीं कर पाते हैं। डर या कम अपेक्षाओं की वजह से गतिविधि का अभाव और इसीलिए सफलता का अभाव उत्पन्न हो सकता है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपना मन बना लें और बढ़ते रहें, मेहनत से काम करें। आप बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि सफलता खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आप असफल हो जाएं तो दोबारा कोशिश करें, शुरू करें और कोशिश करते रहें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई सकारात्मक चीज करें, इंतजार न करें वरना बहुत देर हो सकती है। कर्म करें और याद रखें, भारी सफलता हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतिरोध करती है। दौड़ में जीत हमेशा तेज या सबसे शक्तिशाली की ही नहीं होती है, बल्कि उसकी होती है जो अंत तक सहन करता है। अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलने की दिशा में अगला कदम है कल के बारे में सोचना ना छोड़ें। जो लोग अपने लक्ष्यों पर काम करते रहते हैं उनका भविष्य आमतौर पर बेहतर बनता है। जब परिस्थितियां मुश्किल हो और हम निराश महसूस कर रहे हो तो हमें ऊपर देखने और ऊंचा सोचने की जरूरत है ताकि हम स्थिति को अलग तरीके से देख सकें और नई संभावनाओं को पहचान सकें। घबरा कर ना रुकें, अपने सपने और लक्ष्य ना छोड़ें। इसके बजाय कल और आने वाले बेहतर दिनों के बारे में सोचें। आप एक सकारात्मक नजरिया रखें, सकारात्मक अंदरूनी दृष्टि रखें और सकारात्मक ऊपर की ओर जाने वाली दृष्टि रखें। हमारे भीतर इतनी शक्ति और संभावना है कि हमें खुद पता नहीं होता है, लेकिन हम में लगातार अपना विकास करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा बड़े परिणाम चाहते हैं तो हमें बेहतर बनना चाहिए। अपना विकास जारी रखें और खुद को विकसित करते रहें। आपको क्या बनना चाहिए ताकि आप कर सकें, ताकि आप पा सकें, ताकि आप दे सकें। अगर आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका भविष्य ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा उज्जवल बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्टिव बनने की। प्रोडक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और अपने विचारों और सपनों को साकार करने के इच्छुक रहते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर उनके प्रकट होने का इंतजार नहीं करते। आप उन विचारों और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक काम करते हैं और इसके लिए आवश्यक कदमों पर पूरा सोच विचार करते हैं। प्रोडक्टिव बनना रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील बनने के विपरीत है, जिसका मतलब है चीज़ों के बदलने के लिए किसी बाहरी फोर्स का इंतजार करना। प्रतिक्रियाशील लोगों की मानसिकता ये होती है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं, हम उन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रोडक्टिव लोग चीज़ों के होने का इंतजार नहीं करते, वो चीज़ों को घटित कराते हैं और अपनी आर्थिक विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए ये आवश्यक है कि आप प्रोडक्टिव बनें। विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए अगला कदम है कि आप सृजनात्मक बन जाएं। ये इस बारे में है कि आप नए विचार सोचें और उन पर काम करें। अपनी स्थिति को उलटने के लिए आपको सोचना चाहिए और फिर उन पर काम करना चाहिए। सृजनात्मक बनने के लिए विचारशील कर्म के संकल्प की जरूरत होती है। आपको नए विचार और नए दृष्टिकोण के बारे में सोचने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत होती है। जब आपको ज़्यादा पैसों की जरूरत होती है तो ये समस्या दरअसल पैसों के बारे में नहीं होती है बल्कि विचार की है। अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलने में आपको ज्यादा सृजनात्मक बनने की दिशा में काम करना चाहिए। ऑथर कहते हैं, मैंने फ्लोरिडा जाकर लेक्चर दिया और लोगों ने खूब स्वागत किया। मैं 7वें आसमान पर था और मैंने अपना चेक ले लिया। उन्होंने बेहतरीन काम के लिए एक छोटा सा बोनस भी दे दिया। पैसे पाकर मैं रोमांचित था और इसी अवस्था में मैं वापस लौटने वाले विमान पर चढ़ा। लेकिन फिर मैं अपने सारे बिलों और खर्चों के बारे में सोचने लगा और मुझे एहसास हुआ कि पूरा पैसा खर्च होने की व्यवस्था तो पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मेरे सिवा बाकी हर एक के लिए कोई शॉकिंग की न्यूज़ नहीं थी। अचानक मैं निराश हो गया क्योंकि अपने अकाउंट में जमा करने का मौका मिलने से पहले ही पैसा चला गया था।
जब मैं वहां बैठा बैठा अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था तो मैं बीच की खाली जगह में एक ज्यादा बड़े व्यक्ति से बात करने लगा। उसे एहसास हो गया था कि मैं परेशान था और बातचीत के दौरान उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कहा, युवक, तुम क्या सोचते हो कि मेरी उम्र कितनी होगी? मैंने उसकी ओर देखकर कहा, देखिए, तुम्हारी उम्र तो 60 के आसपास होगी। वो मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतारकर सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, युवक, मैं स्वास्थ्य और दौलत पर व्याख्यान देने वाले पूरे देश में यात्रा करता रहता हूँ और मैं ये काम हर दिन करता रहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरी उम्र 88 यानी कि 88 साल है। उसने आगे कहा, मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन आना अभी बाकी है। उस पल मेरे लिए हर चीज बदल गई। अगर 88 साल का व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसके सर्वश्रेष्ठ दिन उसके सामने थे न कि उसके पीछे, तो फिर मैं क्यों रो रहा हूँ? अगर 88 साल का इंसान ऐसा आशावाद रख सकता है तो फिर मुझे सफलता से दूर कौन रख रहा है? जवाब था कि मैं बेवकूफ लोगों की तरह ये इंतजार कर रहा था कि सफलता मेरे पास आए। मैं जाकर सफलता पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लोगों के फोन का इंतजार करने के बजाय मुझे उन्हें फोन करना चाहिए था। अंगीठी के सामने बैठकर मुझे घर में तो चिल्लाने के बजाय मुझे घर में उत्पन्न करने के लिए अंगीठी में कुछ डालना चाहिए था। ऑथर कहते हैं, जब मैं उस दिन विमान से उतरा तो मैं एक नया इंसान था। मैं एक नए नजरिए और नए आशावाद के साथ घर लौटा। मैं फोन पर जुड़ गया, सेल्स कॉल करने लगा और अपने कारोबार के बारे में ज्यादा लोगों से बातचीत करने लगा। फिर क्या था, परिस्थितियां बदलने लगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात बिल्कुल सही निकली थी। सर्वश्रेष्ठ आना अब भी बाकी था। उस आदमी ने मेरे जीवन में जब ये शब्द बोले थे और मुझे प्रोत्साहित किया था, उसके बाद कई साल गुजर चुके हैं और तब से बहुत कुछ हो चुका है। मुझे वक्ता के रूप में, ऑथर के रूप में और रेडियो व टेलीविजन पर सफलता मिल चुकी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बृहद संभावनाओं की तुलना में ये बहुत छोटा हिस्सा है। मुझे वाकई यकीन है कि सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। मैं मानता हूँ कि आपका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप इस बात पर यकीन करते हैं? आखिरी कदम दरअसल पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है और ये है प्रार्थनापूर्ण बनना। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है और आपको आशा देती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्ययन कहता है कि आस्थावान लोग ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। जब ऑथर 90 से 100 वर्ष पार करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे दीर्घ आयु का रहस्य पूछते हैं तो उन्हें यह आश्चर्यजनक जवाब मिलता है, आस्था रखें और ईश्वर पर पूरा विश्वास करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे की जा सकती है तो उस व्यक्ति से पूछें जो ये कर चुका है और उससे सीखें। बहुत सारे लोग अक्सर बाइबल की गलत व्याख्या करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो प्रार्थना करते हैं तो उन्हें कोई दूसरी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास एक धर्मशास्त्र होता है जो यकीन करता है कि उन्हें प्रार्थना के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाइबल में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई इंसान काम नहीं करता है तो उसे खाने को नहीं मिलेगा। ये लोगों को बार बार प्रोत्साहित करते हैं कि वो प्रार्थना करें और फिर उठकर काम करें। ईश्वर का इंतजार न करें कि वो खुद आपकी गोद में मदद ढालने आएंगे। उठें और खुद की मदद करें। आपके पास न सिर्फ आस्था होनी चाहिए बल्कि आपको उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपको अपनी आस्था को संज्ञा नहीं बल्कि क्रिया मानना चाहिए, जैसे ये कोई कार्य हो, कोई ऐसी चीज जिस पर आप काम कर रहे हैं। जब आप अपनी आस्था पर काम करते हैं तो आपको ये देखने की शक्ति मिल जाती है कि बाइबल के शब्द वास्तविक हैं और धर्म ग्रंथ जीवन में नई ऊर्जा और रोमांच ला सकते हैं। आस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें पढ़ना चाहिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे हमें जीना चाहिए हर दिन। आज मैं चाहता हूँ कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कोशिश करने से घबराते हैं, उससे कर दें। ईश्वर पर विश्वास करें और वो काम अभी शुरू कर दें। अपने जीवन के पर्वतों को आवाज दें और उनसे अपने रास्तों से दूर हटने को कहें। अपने पूरे विश्वास से बोलें, ये सचमुच आपकी आस्था के अनुरूप किया जाता है। आप जिस पैमाने पर जीते हैं और देते हैं उसी पैमाने पर आपको मिलता है। अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेरणादायी कोच विली जॉली आपको सफलता की ऐसी कुंजियां और नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपना भविष्य वैसा ही बना सकते हैं जिसके आप अब तक सिर्फ सपने ही देखते आ रहे थे। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में ही बदल सकती है। जिस मिनट आप अपने सपनों का पीछा करने का फैसला करते हैं उसी मिनट आपकी जिंदगी बदल जाती है। हर इंसान के पास मूल्यवान मिनटों का लाभ लेने की क्षमता होती है। हर इंसान को एक दिन में 1440 मिनट मिलते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उनका क्या करते हैं। विली जॉली के मार्गदर्शन से आप ये सब हासिल कर सकते हैं। अगर आप अविश्वसनीय काम करना चाहते हैं तो आपको असंभव का सपना देखना होगा।
सफलता की कुंजी बड़े सपने देखना और उनका पूरी क्षमता के साथ पीछा करना और ये एहसास करना है कि यही आपका सपना है, तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके साथ क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वो है जो आपके भीतर होता है। जीवन में आपके पास विकल्प होते हैं। आप सुखी, स्वस्थ और संपन्न होने का विकल्प चुन सकते हैं। सफलता किस्मत से नहीं, सही विकल्प चुनने से मिलती है। जीवन कहेगा नहीं, लोग कहेंगे नहीं, परंतु अगर आप लगन से जुटे रहेंगे तो जीवन को अंततः कहना होगा हाँ। लगन सभी अवरोधों को तोड़ देती है। लोग पराजय के बाद खत्म नहीं होते, वो तब खत्म होते हैं जब वो मैदान छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी हार ना माने, दृढ़ता से जुटे रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखें। विली जोली आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने के गुण बता रहे हैं ताकि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने की शैली मिले। इससे न केवल आपके काम करने की शैली बदलेगी बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। सकारात्मक प्रोत्साहन और प्रेरणा से भरे विली जोली एक ऐसा उपाय बताते हैं जिनसे आप कठिन समय में विजय पा सकते हैं, अपने संकटों को नए अवसरों के रूप में देख सकते हैं और अपने विचारों में विश्वास रख सकते हैं। लगन, इच्छा और दृढ़ निश्चय आपको मुश्किल समय में किस प्रकार शक्ति प्रदान करते हैं। सफलता पर ध्यान केंद्रित करें और इसके प्राप्त होने तक जुटे रहें। संकट की स्थिति में शांति बनाए रखें और उन अवसरों का ध्यान रखें जिन्हें दूसरे गुजर जाने देते हैं। नकारात्मकता को त्यागें ताकि आप ऐसे डिसीजन ले सकें जो सफलता की राह में आपको लाभ पहुंचाएं। कृतज्ञता का नजरिया बनाए रखें जो आपके आध्यात्मिक, शरीर और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करेगा। एक सेमिनार में एक युवा महिला से पूछा गया, अगर आपको ये पता हो कि आप असफल नहीं हो सकती तो वो कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगी। उसने लिखा कि अब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने हिम्मत ही नहीं की थी, लेकिन अब ये हालात है कि वो किसी दूसरी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकती। स्पष्टता बाहरी कौन के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर करने वाली मुख्य बाधा यही थी कि उसे हासिल करने की अपनी योग्यता पर शक था। हम में से कई लोग बहुत सारी चीजें बनाना और करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोके रखते हैं। हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास नहीं होता है। इस तरह से काम करें मानो असफल होना असंभव है। इस तरह से काम करें मानो आप में आत्मविश्वास का अटल स्तर पहले से ही है। लगातार खुद से पूछते रहें, अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं हो सकता तो वो कौन सी एक बड़ी चीज़ है जिसका सपना देखने की मैं हिम्मत करूंगा। आपका जवाब जो भी हो, अगर आप उसके सपने देख सकते हैं और अगर आप में इसे हासिल करने का आत्मविश्वास है तो आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। क्या कभी आप ये सोचने के लिए रुके हैं कि आप जो भी हैं या जो भी होंगे उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जरा कल्पना करें कि आप जहाँ भी हैं और जो भी हैं वो आप खुद की वजह से हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ मौजूद है वो आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके कामों की वजह से मौजूद है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है और चूंकि आपने खुद अपने जीवन की परिस्थितियों को चुना है, इसीलिए आप ही अपने सफलता, असफलता, अपनी खुशी, दुख, अपने वर्तमान, भविष्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। 1% फॉर्मूला बुक समरी, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज 1% सुधार करके एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। टॉम कॉलन द्वारा लिखी गई पुस्तक 1% फॉर्मूला एक बेहतरीन पुस्तक है जिससे पढ़कर आप अपने कारोबार, नौकरी तथा जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस नए सफर के। दोस्तों, टॉम द्वारा लिखी गई पुस्तक 1% फॉर्मूला हमें ये बताती है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से 100% बेहतर तो नहीं बन सकते, परंतु हम उससे 1% बेहतर तो अवश्य बन सकते हैं। और हमें यही तो करना है। हर रोज या हर सप्ताह हमें अपने कार्यों को 1% बेहतर करते जाना है और ऐसा करने से हम जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, असाधारण से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% का होता है। आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर तो नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। आप सारे समय जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाइए। आप किसी भी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उससे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये खुद को पोषण देने वाला एक सतत चक्र है। आप कोई भी कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है और फिर आप उससे और ज़्यादा करने लग जाते हैं और इससे आपकी प्रेरणा भी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अगर आप अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन कर दें तो लेवरेज की शक्ति के कारण इसमें ज्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। अपनी तुलना खुद से करना इससे ज्यादा अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाए। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं या करते हैं, आपका मस्तिष्क नए संयोजन या कनेक्शन बना देता है। किसी नई चीज का आदी होने या नए संयोजन बनाने में आपके मस्तिष्क को न्यूनतम 21 दिन का समय लगता है। दोस्तों 1% फॉर्मूला हमें यह बताती है कि हमें अपने आप को 1% बेहतर बनाते जाना है। 1% बेहतर आपको एक दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। टॉम, जो कि न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बेहतरीन तरीके समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में हर रोज मात्र 1% सुधार करके दूसरों से बेहतर बन सकता है। अगर आप इस पुस्तक के नियमों को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनना। 1% फॉर्मूला बुक से आप इन सवालों के जवाब पा सकते हैं। क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्यों हमें बड़े काम करने की इच्छा के साथ काम शुरू करते हैं और अंत में हमें क्यों निराशा हाथ लगती है? क्या हम अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सकते हैं? क्या कोई ऐसा गाइड है जो हमारी मदद कर सकता है? इस बुक का चैप्टर 1 है कार्य से प्रेरणा बढ़ाना। ऑथर का मानना है कि जिस प्रकार प्रेरणा से कार्य होता है, ठीक इसके विपरीत हम कार्य से प्रेरणा भी बढ़ा सकते हैं। हम जीवन में अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिनको करने की हमारी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती है। ये कार्य हम अपने पेरेंट्स के दबाव में करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए आगे जाकर क्या काम करेगा और क्या नहीं। जैसे जैसे हम उन कामों को करते जाते हैं तो कुछ समय बाद उस काम के लिए हमारी अपनी इच्छा या प्रेरणा भी काम करने लगती है। इसी प्रकार से कार्य से प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम कार्य से प्रेरणा जागृत करने का प्रण लेते हैं, उससे पहले हमें अपने कार्यों को डिसाइड करना होता है। इसमें 2 चीजें काम करती हैं। पहला, सही कार्य करना और दूसरा, सही तरीके से कार्य करना। जो कार्य हमें लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते हैं, उन्हें सही तरीके से करना हमारा समय नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें वो कार्य पहले चुनने चाहिए जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और उन कार्यों को सही तरीके से करने की कोशिश करते रहें। दोस्तों इस बुक का दूसरा चैप्टर है 20% कार्य से 80% परिणाम। ऑथर इस बुक में लिखते हैं कि 20% लोगों के पास 80% दौलत होती है, वहीं हर कंपनी के 20% प्रोडक्ट 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार 20% कार्य हमारी 80% जिंदगी को चलाते हैं और हमें पता तक नहीं होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट नियम, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। ये दोनों अवस्था में काम करता है, चाहे वो चीज रुकी हो या मोशन में हो। ये हमारे जीवन में भी काम करता है। अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि हम पर कोई बाहरी दबाव न डाला जाए। दबाव अलग हो सकते हैं, जैसे कि परिस्थितियां, आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज आदि। इस निष्क्रियता को खत्म करने के लिए हमें अपने आप में छोटे और महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। इस कार्य में 20-80 का सिद्धांत हमारी मदद कर सकता है। हमें अपने कार्यों में वो 20% या छोटे कार्य ढूंढने होंगे जो हमारे 80% कार्यों के परिणामों पर असर डालते हैं। ये काम कभी कभी बहुत छोटे लग सकते हैं या महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन याद रखें छोटे कार्यों से ही बड़ी सफलता मिलती है। दोस्तों इस बुक का तीसरा चैप्टर है अभ्यास से कार्य में महारत। दोस्तों ऑथर का मानना है कि कुछ भी जन्मजात नहीं मिलता है। जो भी व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है वो अपने काम में चैतन्य होकर 10,000 घंटे का समय देता है। दोस्तों हम सभी काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं, और वही लोग बाद में बहाना बनाते हैं कि उन्होंने अपने काम को 10 साल दिए, लेकिन असल में देखा जाए तो वो अपने कामों से हमेशा जी चुराते रहे और बेहतर होने की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए हमें अपनी सफलता के लिए 10,000 घंटे तो देने ही हैं। एक अनुमान है कि अगर हम हर दिन 5 घंटे अपने काम को देते हैं तो हमें 5 साल लगेंगे 10,000 घंटे पूरे करने में। 1% फॉर्मूला हमें हमारी सफलता में मदद करता है। हम अनेक प्रकार के काम करते हैं जिसमें से अधिकतर काम हमें कहीं भी नहीं ले जाते हैं, और हम ये समय अपना आप को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा समय फोकस्ड रहते हैं उतना ही हमारा काम बेहतर होता जाता है, और जब हम अपने काम में चैतन्य होकर 10,000 घंटे बिता लेते हैं तब उस काम में हम शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस बुक का चौथा चैप्टर है 30 दिनों का फॉर्मूला। ऑथर अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारा माइंड हर नए काम के लिए नए संयोजन बनाता है। इस कॉम्बिनेशन को कायम रखने के लिए उन नए कामों को हम बार बार दोहराते हैं। ये कनेक्शन बदले भी जा सकते हैं। कोई भी आदत बनाने और उसे तोड़ने में फीडबैक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
जब हम कोई आदत 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो वो आदत अपने कनेक्शन बना लेती है। ये कनेक्शन हमें उस आदत पर कायम रहने पर मजबूर करते हैं और हमें उस आदत को करने पर आरामदायक फील करवाते हैं। ये फॉर्मूला एक आदत पर ज्यादा कारगर साबित होता है। विचार भी एक तत्व है जो हमारी इस 30 दिनों की यात्रा में बाधा बनता है। हम किस प्रकार से सोचते हैं और एक्ट करते हैं, ये हमें अपनी आदत को कायम रखने में मदद करता है। हमारे जीवन में कई ऐसे विचार या विश्वास हैं जो हमारे लिए भेड़ियों का काम करती हैं। इन विश्वासों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इन्हें पहचानें और छोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, इस बुक का 5वां चैप्टर है निष्क्रियता की शक्ति। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत काम करेंगे तो हमारी सफलता की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। कभी कभी सफलता पाने की उम्मीद में लोग अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जो उन्हें असफलता की ओर ले जाता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम 90 मिनट तक ही अपने काम में फोकस रख सकते हैं। उसके बाद हमें 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है ताकि हम अपने फोकस को फिर से रिगेन कर सकें। जो लोग अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं वो इस नियम को जानते हैं और दिन के समय 20 मिनट की झपकी भी ले लेते हैं। नींद और वैकेशन भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और माइंड भी रिलैक्स हो सके। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम दिन के समय नींद पूरी करने का बहाना ढूंढते रहते हैं और हमारा काम पर कोई ध्यान ही नहीं होता है। वैकेशन भी हमारी प्रोडक्टिविटी में मदद करता है। जब वैकेशन पर जाते हैं तो अपने काम से ब्रेक मिलता है और नई चीज़ों के बारे में सोचने का समय भी मिलता है। एक दिन कैन ने शाम को अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। ये दिन कैन के लिए एक अच्छा और शानदार दिन था, जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। एक सहकर्मी जो दरवाजे की तरफ जा रही थी, उसको कैन ने हाथ हिलाकर विदा किया और फिर उसकी नजर एक अवार्ड की तरफ गई जो कुछ दिन पहले फ्रेम कराकर दूसरे अवार्ड के बाजू में दीवार पर टंगा था। उसने याद किया कि हर अवार्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपने डेस्क पर अपने परिवार की फोटो देखी। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और मिलकर बहुत ही मजे करते थे। जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वो एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वो 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वो एक खुश इंसान था, क्योंकि वो संसार के शिखर पर था। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले कैन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिन की याद आते ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उदंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। वो अपनी नौकरी से बहुत ही नाखुश थे। अपनी नौकरी जोखिम में नजर आ रही थी। हर दिन ऑफिस में 2 सहकर्मियों के साथ उनका झगड़ा होता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वो इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। उसने अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। उसको तो ये एहसास भी नहीं था कि वो वहां थे। केन ने सोचा, क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना और ज्यादा बढ़ना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वो लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफी हराया था। इसीलिए उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे गर्व महसूस हुआ और वो पिछले साल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और साथ में उसकी टीम भी काफी जोश और अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। और उसके कोच जिम भी पिछले साल से अलग दिख रहे थे। मैदान में खेलते लड़के की तरह वो भी ज्यादा प्रेरित और एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में बदलाव और उनका आत्मविश्वास भी पहले से काफी बढ़ गया था। जब मैच थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाजें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज्यादा तेज, ज्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फॉर्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी। ये गोल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और जैक की टीम ने मैच जीत लिया था। मैच खत्म होने के बाद केन और अभिभावकों ने टीम को बढ़ावा दिया। मैदान में काफी शोर शराबा वाला माहौल था। इस दौरान केन की नजर कोच जिम की तरफ गई और केन ने जिम के साथ हाथ मिलाया
और केन ने जिम को बधाइयां भी दी। केन ने कहा कि आज मेरे बच्चों ने काफी अच्छा खेला और बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर कोच ने भी कहा मुझे भी नाच है, आज टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर केन जैक की ओर मुड़ा और उसे गले लगाकर उससे बधाइयां भी दी। फिर केन ने कोच जिम को पूछा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जिम ने कहा कि मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे ही कोई चीज पूछने वाले हो। फिर जिम ने थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी एक बेंच की ओर इशारा किया और केन को कहा कि आपके पास 1 मिनट का समय है, जो भी पूछना है पूछ सकते हो। फिर वो बेंच पर बैठ गए तो जिम ने कहा मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे अच्छा लगता था और मैं बच्चों की मदद करूंगा ताकि वो अपनी क्षमता अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन इस समय जहां वो है उससे बेहतर तो जरूर बन सकता। केन उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मैं 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों से कर सकता हूँ। उसने कोच से पूछा कि क्या ये फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है। उसके बाद जिम कोच ने कहा हाँ बिल्कुल होता है। आप मार्केटिंग करते हो या मैनेजर हो, आप कभी भी इनसे 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप जिस तरह से काम करते हैं उसके सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। जैसा हम देख चुके हैं 1% से ही आपको कितना लाभ मिल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये किसी भी कैरियर के लिए सच हो सकता है, जैसे रिटेल, आईटी, फाइनेंस, आपके जीवन के हर उस पहलू में जहां आप बेहतर बनना चाहते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपने गोल्फ स्विंग को बेहतर बनाया है और अपना वजन भी कम किया है, यहाँ तक कि अपना पारिवारिक जीवन भी बेहतर बनाया है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऑथर कहते हैं कि मैं बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि आपको उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अपने नियम स्वयं ही बनाने पड़ेंगे और ये आसान नहीं होगा। आपको अपने पुराने आदतें छोड़नी पड़ेंगी, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की सांसें नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियां भी आएंगी जिसका सामना आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि कोई दूसरा क्या कहता है, लेकिन ये सब अभ्यास के बारे में है। सच तो ये है कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता, उनके पास तो सिर्फ 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। लगातार किसी भी काम में सही तरीके से किया गया अभ्यास आपके किसी भी काम में सुधार ला सकता है। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करना ज्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि आप वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाएं। आप अपने आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। कोई भी कार्य को लगातार 30 दिन करने से वो कार्य आपकी आदत बन जाएगा। किसी नई चीज सीखने की आदि बनने में 21 दिन का समय लगता है। जागरूक रहें कि विश्वास ही ये तय करता है कि आप घटनाओं की प्रक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए नकारात्मक विचार को दूर करें, फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। ध्यान देकर प्रैक्टिस करें और लगातार उससे करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। एक बार में 90 मिनट से ज्यादा काम ना करें और 2 काम करने के बीच कुछ समय का ब्रेक अवश्य लें। हर हफ्ते आराम के 3 अंतरालों में 20 मिनट तक का व्यायाम करें। दिन में 10 से 30 मिनट की झपकी अवश्य लें। रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लें। नियमित वैकेशन मनाएं। डेली हैबिट टू इम्प्रूव योर लाइफ। ये जीवन हमें एक उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में मिला है। यदि प्रकृति द्वारा मिले इस उपहार का हमने सही उपयोग नहीं किया तो अंत में इस उपहार को किसी कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। लेकिन यदि हम चाहें तो मिले हुए इस उपहार को इतना सुंदर और उपयोगी भी बना सकते हैं कि बाद में लोग इसे अपने दिल और दिमाग में सजा कर रखें। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग हमें आज भी अपने दिल और दिमाग में रखें और भविष्य में हमारे ना होने पर भी ऐसा ही करें? ऐसा संभव हो सकता है। अब तक हजारों ऐसे सफल लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है, लेकिन क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, हम सभी ऐसा कर सकते हैं। गॉड ने दुनिया के सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है। इसके लिए आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो इस दुनिया में रहते हुए एक ऐसा उपहार तैयार कर ले जिसकी लोगों को जरूरत है। आज सभी लोग दुनिया को कुछ न कुछ दे रहे हैं। इलॉन मस्क ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार दी, बिल गेट्स ने दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट उपहार में दिया। इन लोगों ने दुनिया को कुछ न कुछ उपहार दिए हैं, इसीलिए आज ये सभी लोग सक्सेसफुल माने जाते हैं। हमें यदि सफल होना है तो कुछ ऐसा ही करना होगा। लेकिन यह मैं आपको बता देता हूँ कि सफल इंसान तभी सफल बने जब इन्होंने कुछ ऐसी डेली हैबिट्स को अपनाया जो सफल होने के लिए जरूरी हैं।
सबसे पहले हमें कुछ ऐसी दैनिक आदतों को अपनाना होगा जो सफल लोग अपनाते हैं। हमें कुछ ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो हमारी लाइफ को इतना इम्प्रूव कर दें ताकि हम सफल हो सकें। हमें खुद को बेहतर बनाने की उन डेली आदतों के बारे में जानना होगा जो आसान हैं और सफलता पाने में सहायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। रोज कुछ नया सीखना, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आज से ही हम सभी को इस डेली हैबिट को अपना लेना चाहिए। वैसे तो हम रोज कुछ नया सीखते हैं, लेकिन रोज वो सीखना सबसे जरूरी है जिसका सीधा संबंध हमारे लक्ष्य से है, जिसे प्राप्त करके हमें सफलता मिलेगी। आप अपनी डेली टू डू लिस्ट में ऐसी स्किल्स को सीखने के बारे में रोज लिखें जो सफल होने में और खुद को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करें। यदि आप इस आदत को अपनाते हैं तो 1 या 2 साल में ही आप दुनिया के उन 5% लोगों जैसे बन जाएंगे जो निकट भविष्य में सफल बनने वाले हैं। स्टेप 2, रोज टू डू लिस्ट बनाएं। क्रिएट अ डेली टू डू लिस्ट। रोज टू डू लिस्ट बनाना एक ऐसी आदत है जिसे लगभग सभी लोग अपनाते हैं। डेली टू डू लिस्ट आपके पूरे दिन को मैनेज करती है। अपनी टू डू लिस्ट में आपको वो कार्य पहले लिखने चाहिए जो सबसे जरूरी हो। इसके बाद आप उन टास्क को लिखिए जो कम जरूरी हैं। इसके बाद आप ऐसे कार्यों को टू डू लिस्ट में जगह दे सकते हैं जो जरूरी नहीं लेकिन टाइम मिला तो कर लिए जाएंगे। कुछ लोग सबसे कठिन कार्य सबसे पहले करने के लिए लिखते हैं, फिर बाद में सरल कार्य लिखते हैं। आप जो भी टू डू लिस्ट बनाते हैं या टेक्निक अपनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आपके जीवन को इम्प्रूव करना होना चाहिए। अगला स्टेप है रोज अच्छी किताबें पढ़ें। रीड गुड हैबिट्स एवरी डे। बुक्स पढ़ना खुद को बेहतर बनाने की ये सबसे अच्छी आदतों में से एक है। रीड गुड बुक्स टू इम्प्रूव योर डेली लाइफ। प्रत्येक सफल इंसान इस डेली हैबिट को अपनाता है। आइए जानते हैं कि ये आदत बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। प्रत्येक सफल इंसान के सफलता तक पहुंचने में बहुत सी समस्याएं आती हैं जिन्हें वो सॉल्व करता है। उसके जीवन के वो अनुभव और सूत्र जो केवल उसी को पता है जो सफल हुआ है। जब कोई सफल इंसान किताब को लिखता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ उसमें लिख देता है। अब जब आप उस किताब से सीखेंगे तो सफल हुए बिना नहीं रह पाएंगे। चौथा स्टेप है अपने समय को रोज मैनेज करें। मैनेज योर टाइम डेली। दुनिया में सभी को एक दिन के 24 घंटे दिए गए हैं। सफल वही होता है जो अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर पाता है। समय को मैनेज करने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। यदि आप अपने डेली टाइम को सही से मैनेज करते हैं तो आप समय का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ टाइम कर पाएंगे। साथ ही साथ आप कम समय में अधिक कार्य, मोर वर्क इन लेस टाइम कर पाएंगे। समय के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। समय एक ऐसे धन की तरह होता है जिसे हम जितनी अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे वो उतना ही अच्छा रिटर्न आपको देगा। नेक्स्ट स्टेप, रोज सुबह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। टेक पॉजिटिव सेल्फ टॉक एवरी मॉर्निंग। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हम पूरे दिन मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं। ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे दिन और अच्छे भविष्य का बीज लगा देता है। दुनिया के अधिकतर सफल लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक का प्रयोग सुबह के समय करते हैं। जिस तरह एक अच्छा ब्रेकफास्ट हमारे शरीर को पूरे दिन अच्छे से वर्क करने के लिए जरूरी है, उसी तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए जरूरी होता है। अगला स्टेप है रोज अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करें। विजुलाइज यूर गोल्स डेली। विजुलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को ये संकेत देते हैं कि जो लक्ष्य हमने सोचा है वो पूरा हो चुका है। यदि हमारे अवचेतन माइंड तक ये संदेश पहुंच जाता है तो वो उस लक्ष्य को भौतिक संसार में लाने का तरीका या कार्य बता देता है। ये सफल होने का एक अच्छा प्रोसेस है। इसमें आपको एक्शन भी लेने होते हैं, लेकिन ये एक्शन कैसे लेना है ये हमारा अवचेतन मन हमें बता देता है। अगला स्टेप है प्रकृति को धन्यवाद देने की आदत डालें। प्रकृति ने या ऐसी कोई भी शक्ति जिससे आप मानते हैं, उसने आपको बहुत सी ऐसी चीजें या योग्यताएं दी हैं जिसके लिए आपको उस शक्ति को या प्रकृति का आभार यानी कि धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का प्रयोग आपको रोज करना चाहिए। जब भी आप प्रकृति को धन्यवाद देते हैं तो आपके माइंड से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो प्रकृति में जाकर आपकी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करती है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। सफल लोग ग्रेटिट्यूड की तकनीक का प्रयोग करते हैं। यदि सफल होना है तो आप भी कर सकते हैं। अपने कल को आज से बेहतर बनाने के तरीके सोचें। हर रोज ये सोचने की आदत डालें कि मैं अपने आने वाले कल को आज से अच्छा कैसे बना सकता हूँ। यदि आप रोज कुछ समय ऐसा सोचते हैं तो आपके माइंड में वो तरीके आने लगेंगे जिनको अपनाकर आप अपने आने वाले कल को आज से भी ज़्यादा बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। जो भी नई बातें आपके माइंड में आएँ उन्हें लिखें और अगले दिन उन्हें फॉलो करें। जब आपके दिन बेहतर होते जाएंगे तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। 9वां स्टेप है हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करें। बी फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट। सफल लोगों की ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से वो बहुत अधिक प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इस आदत में उनको न ही अपने पास्ट के बारे में सोचना होता है और न ही अपने फ्यूचर के बारे में।
वो तो बस अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं और उस कार्य पर फोकस करते हैं जो वो वर्तमान में कर रहे होते हैं।